Hi students, so till now we have completed the phylum Aschelminthes, that is the roundworm. So in today's lecture we are going to discuss about the next phylum. तो आज हम पढ़ेंगे अगला phylum, that is your Annelida. Annelida is also known as segmented worm, right? Annelida is also known as segmented worms. Why? Because the body is actually made up of different segments, and we can see there are metameric segmentation. Now, what is metameric segmentation? We have already discussed in the introductory part of the animal kingdom. So, what is metamerism? What is metameric segmentation? It is all clear to all of you, I believe. So, these animals having metameric segmentation means having the repetition of same type of segment again and again in their body. Now, what is the main difference in this case? In case of Annelida, see this the animals belongs to this phylum. मतलब इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स हैं इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें क्या होता है, इनमें जो सेगमेंट्स बनते हैं, मेटामेरिक जो सेगमेंटेशन होता है, इट इज एक्चुअली लुक लाइक अ रिंग और एन्यूली. इसी से इनका नाम पड़ा है एनिलिडा. ठीक है, तो ये दिखने में कैसे होते हैं, ये एक एक सेगमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दिखने में कैसे लगते हैं, दे लुक लाइक अ रिंग. Okay, so one ring is arranged or it set above the other ring, or again another ring is set above the other ring, or lot of ring like structure came together and formed the body, and that's why we call them as annelida. So the name came from a Latin word called annulus, मतलब क्या होता है उसका, ring, or idios, or like lidos, LIDOS, लीडोस, इसका मतलब होता है फॉर्म. ठीक है, मतलब रिंग लाइक फॉर्म से उनका बॉडी बनता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एन्यूलिडा. ठीक है, सो एन्यूलिडा कहां से आया है, एन्यूलस और एन्यूली मतलब होता है रिंग. सो उनके बॉडी के जो सेगमेंटेशन है वो रिंग लाइक है, इसीलिए हम उसे कहते हैं एन्यूलिडा. ठीक है. Now, the scientist was the name of the scientist who actually established this phylum for the first time. It was Lamarck. In 1801, he established this phylum and it includes over 9,000 species. मतलब हमने अब तक 9,000 species के बारे में 9,000 species हमने पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया, हमने खोज लिया है इस फाइलम के अंदर 9,000 से ज्यादा. ठीक है, अब इसका हैबिटेट क्या है. See this annelida, they are having diverse, like they are having diverse, they are very diverse in their nature. So we can see the annelida in different types of habitats, like in fresh water, sea water, moist soil. ठीक है, तो हमें बहुत जगह पे मिलते हैं. सी वाटर में मिलेगा, मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा. ठीक है, इनमें से कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो बरोस में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं. ठीक है, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ बरोज में रहते हैं, और कुछ क्या करते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने पिछले फाइलम्स में देखा था, एसेलमिंथस, फिर प्लैटीहेलमिंथस, स्पेशली प्लैटीहेलमिंथस में सबसे मैक्सिमम पैरासाइटिक थे. ठीक है, इस तरह इनके केस में, एनिलिडा के केस में सब पैरासाइटिक नहीं है. ठीक है, कुछ पैरासाइटिक है, कुछ फ्री लिविंग है. अच्छा, बरोज मतलब, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, हम बाद में डायग्राम भी देखेंगे. एनिलिडा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनिलिडा में हम देखेंगे तो आप देखना, अर्थवर्म का एक एग्जांपल लेते हैं. तो अर्थवर्म कहां रहता है, दे आर मेकिंग बरोज इन द सॉइल, है ना, मिट्टी के अंदर रहते हैं बरो बना के, इसीलिए हम उसे फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं. दो रीजन से, पहला क्या है, दे आर आल्सो नोन एज डेट्राइटिवोरस. उस फील्ड में, इस फार्म लैंड में जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको मतलब खा के उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है, और इसीलिए हम उसे डेट्राइटस कहते हैं. और क्या करते हैं ये, दे आर लिविंग इन बरोज इन द सॉइल. एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस, देयर इज अ प्रॉपर एरेशन इनसाइड द सॉइल. अच्छे से जो हवा है वो भी सॉइल के अंदर जाता है. इससे जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की, फर्टिलिटी है, वो डेवलप होता है, बढ़ जाता है. इसीलिए हम उसे फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, सी
The Annelida basically characterized by metameric segmentation. ठीक है, मेन क्या है इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनका बॉडी सेम सेगमेंट रिपीट होके बनता है, एक के बाद एक जो सेगमेंट्स है एक ही तरह के सेगमेंट बार बार रिपीट होता है उनके बॉडी में, उससे उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ Annelida. ठीक है, अब जब इसमें अगर हम बाहर से देखेंगे ना तो हमें लगता है, हमें पता चलेगा कि ये रिंग लाइक दिखता है. ठीक है, सो एक्सटर्नली इट लुक लाइक रिंग एंड लाइक एन्युली और ग्रूव्स. ठीक है, और अंदर से क्या होता है, अब आप पूछोगे सर फिर अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सेगमेंट है, तो फिर अंदर में भी सेगमेंटेशन होगा? बिल्कुल है. मतलब उनके बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स उनका बॉडी बना हुआ है, हर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अलग है. वो कैसे अलग है? दो सेगमेंट के बीच में एक सेप्टम है और सेप्टा है. ठीक है, which is a thin layer. So that septa is actually separating one segment from the another segment. ठीक है, so एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को अलग करता है कौन? That is your septa. ठीक है, the same thing is written here in this point what I have just discussed with you. See, the annelids are characterized by metameric segmentation. The body is divided externally by ring-like grooves, which are also known as annuli, and internally the transverse septa. ठीक है, अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं मेटामियर्स. एक एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटामियर्स. ठीक है, अब बॉडी में जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, बॉडी तो बहुत सारे सेगमेंट से बना है, अभी हमने पढ़ा, तो बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट होगा जिसको हम फर्स्ट मार्क करेंगे उसका नाम है पेरियोस्टिमम. क्या नाम है उसका? पेरियोस्टोमियम. पेरियोस्टोमियम. तो यहां पे थोड़ा सा देयर इज नीड टू करेक्ट इट. इट इज पेरियोस्टोमियम. दिस इज पेरियोस्टोमियम, MIUM. Okay, it should be पेरियोस्टोमियम. Just let me write it here. You please correct it. It is peristomia. So yes, periostomium. So this is the spelling, periostomium, right? Okay, let us move on now. So periostomium is the first part or first segment, या फिर जो बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट होगा उसे हम बोलते हैं पेरियोस्टोमियम. ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो आउटग्रोथ होता उनके बॉडी से, मतलब मान लीजिए कि अगर इनका जो फर्स्ट सेगमेंट है, सपोज इफ दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, this is the first segment, and if there is an outgrowth like this from that first segment like this. ठीक है, मान लो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, फिर ये तीसरा सेगमेंट है, ऐसा ऐसा है. ठीक है, तो ये फर्स्ट जो सेगमेंट उसे हम बोलते हैं पेरियोस्टोमियम. पेरियोस्टोमियम, और उससे जो आउटग्रोथ निकलता है, दिस इज द आउटग्रोथ. ठीक है, आउटग्रोथ लाइक जो स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट सेगमेंट, उसे हम बोलते हैं प्रोओस्टोमियम. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसे हम क्या कहते हैं? प्रोओस्टोमियम, जो कि फर्स्ट सेगमेंट से निकलता है बाहर, आउटग्रोथ होता है, उसे बोलते हैं प्रोओस्टोमियम. ठीक है, द सेम थिंग इज रिटन हियर. एन आउटग्रोथ नोन एज प्रोओस्टोमियम, हियर द स्पेलिंग इज राइट, arises from the periostomium. यहां पे फिर से गलत है, ये प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग. पेरियोस्टोमियम, TOMIUM, पेरियोस्टोमियम. TO यहां पे बस एक M आएगा. ठीक है, so an outgrowth known as proostomium arises from periostomium. Okay, so that is called, like the outgrowth which is coming out from the periostomium, that is called proostomium. Fine, next. अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में हर एनिमल मतलब जो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, सबको सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एकदम सेम हो गए. देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो. ओके, we'll discuss that as well.
So except leech, unjointed chitinous setae are often present. ठीक है, setae मतलब there is a setae is just like an outgrowth. Okay, one type of outgrowth, and the setae which are basically chitinous and which are unjointed. Unjointed मतलब एक simple single स्ट्रक्चर होता है, वो कोई जॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, सीधे सेगमेंट से मतलब वो आउटग्रोथ के हिसाब से बनता है, और वो काइटेनियस होता है, मतलब काइटिन से बनता है. ठीक है, इट्स अ प्रोटीन, काइटिन से बनता है, इसलिए हम बोलते हैं काइटेनियस. ठीक है, तो लीच के अलावा मैक्सिमम जितने भी आपके एनिलिड्स है उनमें हमें सीटे दिखता है, उनमें हमें क्या मिलता है, सीटे मिलता है, जो कि आउटग्रोथ है, और वो सिंगल स्ट्रक्चर है, वो जॉइंटेड स्ट्रक्चर नहीं है, और बनता किससे है, काइटेनियस है, वो मतलब काइटिन प्रोटीन से बनता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, काइटेनियस इन नेचर. ओके, नेक्स्ट, अब देयर आर सम अदर एनिलिड्स एज वेल. एग्जांपल लेते हैं नेरिस. नेरिस इज द एग्जांपल. अब नेरिस के केस में क्या होता है, उनमें भी अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं बॉडी से लैटरली. ठीक है, और दोनों साइड में, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी. ठीक है, और क्योंकि पैरेलली एक दूसरे के ऑपोजिट में ग्रो होते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं पैरापोडिया. क्या कहते हैं इसे, पैरापोडिया. पैरा मतलब पैरेलल, पोडिया मतलब फीट. सो फॉर दैट I will show you a small diagram, then it will be clear to all of you. ये देखिए, this is a diagram. So can you see the first segment, this one is proosteum. ठीक है, sorry, the first one is periosteum, और वहां से जो आउटपुट निकला उसे बोलते हैं proosteum. अब यहाँ पे देखिए जो सेगमेंट्स है, ये बॉडी के सेगमेंट्स है, ये एक सेगमेंट है, 2, 3, ये सब सेगमेंट्स है. ठीक है, सारे सेम तरह के सेगमेंट रिपीट होके पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना है ना. एक ही तरह का सेगमेंट बार बार रिपीट होके पूरा बॉडी बना है ना. अब देखो ये साइड में और ये साइड, मतलब राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे. दिस आर द स्मॉल स्ट्रक्चर which are actually formed as a outgrowth laterally from the segments. अब एक दूसरे के पैरेलल है ना, इसी को हम कहते हैं, ये जो आउटग्रोथ है बॉडी से, इसको आप कहते हैं पैरापोडिया. देखो यहाँ पे लिखा है ना, पैरापोडिया. ठीक है, सो दिस द पैरापोडिया व्हाट वी कैन सी इन केस ऑफ annelids, that is example is nails. ठीक है, काम क्या है इसका, इट इज वर्किंग एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. क्या फंक्शन करता है, लोकोमोटरी फंक्शन का इसका काम है. ओके, सो मेन फंक्शन इज लोकोमोशन. Right? Now, the body wall. See, the body wall is made up of, or it consists of, thin, moist, non-cellular cuticle, where there is single layer epidermis and circular and longitudinal muscles are also present. First layer क्या होता है, moist होता है, which is non-cellular cuticle. देखो आप सबको अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, आपको ये चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो एनिलिड्स होते हैं, ये जो वर्म्स होते हैं ना, ये दे कैन एक्चुअली रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस, एंड फॉर दैट दे नीड टू मेंटेन द मॉइस्चर. फॉर दैट रीजन दे आर हैविंग दिस क्यूटिकल, नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर फर्स्ट टू होल्ड द मॉइस्चर, एंड दैट मॉइस्चर विल गोइंग टू हेल्प देम फॉर like respiration और exchange of gases. उसके बाद क्या होता है, एपिडर्मिस होता है. उसके बाद जो मसल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, सर्कुलर मसल भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी हो सकता है. ठीक है, तो दोनों ही होते हैं. ठीक है, नाउ अब देखो, द मसल्स आर स्मूथ विच आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड हेल्प इन लोकोमोशन. आपने कभी देखा होगा किसी अर्थवर्म को मूव करते हुए, तो आप देखना, दे विल फर्स्ट स्क्वीज and they will expand their body. They will squeeze first, then they will expand their body continuously, and by this way they will move. And for that, and for that process, smooth muscles are very very important. है ना? Why? Because smooth muscles are highly contractile. बहुत अच्छे से contract कर सकते, तो body भी अच्छे से contract और relax कर सकती है. So that's why in that case, for locomotion, they use, especially in case of, let us take an example. The earthworm is the best example in this case, where the muscles, we can see the movement of the and the locomotion of the earthworm, how they are doing it by
contracting and relaxing the muscles. Those muscles are smooth muscles. Okay. अब क्या होगा, बॉडी कैविटी. नेक्स्ट क्या है, बॉडी कैविटी. सी, ये जो आपके एनिलेट्स होते हैं ना, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होता है. इसका मतलब क्या है, इनके अंदर ट्रू सीलोम है. ठीक है. लेकिन अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि शायद ये हमें पता चलता है कि शायद ये फर्स्ट ऐसे एनिमल हैं जो सीजोसिलोमिक थे. ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट एनिमल है जो कि सीजोसिलोमिक थे. अब ये हम कैसे कह सकते हैं, वी कैन ओनली से दिस ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है ना. तो ये सिलोमिक तो होते हैं लेकिन दे आर सीजोसिलोमिक. ओके. तो सीजोसिलोमिक क्या है, ठीक है. एंटीरोसिलोम जो क्या है, ये हमने डिस्कस किया था अर्थवॉर्म के केस में डायग्राम देके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर इंट्रोडक्शन. सो आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ मोस्ट ऑफ these annelids, the coelom is actually divided by septa. अभी हमने पढ़ा था कि उनके जो सेगमेंट्स होते हैं that is actually divided by septa transversely. एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से ट्रांसवर्सली इंटरनली सेप्टा से डिवाइड. इसका मतलब क्या, सीलोम भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है. तो सीलोम क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड है बाय व्हाट, बाय सेप्टा. ठीक है. और सीलोम में क्या रहता है, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड. ठीक है. उसमें क्या रहता है, सेल्स भी रहते हैं. ठीक है. अभी जो सीलोमिक फ्लूइड है ना, इट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ हाइड्रोस्केलेटन फॉर अर्थवॉर्म. ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. हाइड्रोस्केलेटन मतलब क्या है, हमने स्केलेटन जब डिस्कस किया था जब इंट्रोडक्शन में, तो मैंने बताया था आपको, आप लोगों को, कि जो आपका स्केलेटन है ये बहुत तरह का हो सकता है. जैसे एंडोस्केलेटन हो सकता है, एक्सोस्केलेटन हो सकता है. तो हमने एग्जांपल पढ़ा था एंडोस्केलेटन में. जैसे हमारे केस में जो एंडोस्केलेटन है, बोन हो सकता है, कार्टिलेज हो सकता है. हमारे केस में बोन है, कुछ फिशेस हैं उनमें कार्टिलेज भी होता है. उसके बाद कुछ एनिमल है जिसमें एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, जैसे कि आपके शेल मोलस्क के केस में होता है. ठीक है ना. वैसे ही जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनेलिडा है, इनके पास फ्रेमवर्क के लिए, अब देखो आप सबको पता है, हमने डिस्कस किया था कि अब ऑर्गेनिज्म और एनिमल कैन नॉट मूव और लोकोमोट until it is having a proper shape और framework. तो शेप ही नहीं होगा, फ्रेमवर्क नहीं होगा बॉडी का, तो कैसे मूव करेगा कोई भी एनिमल्स. तो एनिलिड भी नहीं कर सकता. हालांकि इनके पास कोई भी एंडोस्केलेटन भी नहीं है, एक्सोस्केलेटन भी नहीं है. तो फिर कैसे ये मूव करेंगे, फ्रेमवर्क कैसे मिलेगा इनको. फॉर दैट केस this coelomic fluid which is there present inside their body, which is it is working as a framework or as a skeleton. अब क्योंकि वो वाटर से, coelomic fluid में मैक्सिमम कंटेंट वाटर होता है, तो the water is actually working as a skeleton inside the case of the this annelida. So that's why we call it as hydroskeleton. तो ये थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं क्या है. मान लीजिए कि आपने एक बलून लिया, उसमें पानी भर दिया. तो जब तक आपने बलून में पानी नहीं भरा था तो उसमें कोई शेप था क्या, नहीं था. जब आपने पानी भर दिया बलून में, तो आप देखिएगा कि बलून का एक शेप हो गया. बिल्कुल उसी तरह से because of the coelomic fluid present inside this coelomic cavity, that is your coelom, that is your body cavity in case of the earthworm, it is also working at the same way, and they are working, it is functioning as hydroskeleton and providing the framework to the annelids. ठीक है, समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट, डाइजेशन कैसा होता है इनका. जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कैसा होता है, ये कंप्लीट होता है. इनमें प्रॉपर माउथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है. ठीक है. और इनमें क्या होता है, जो आपका टोटल एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होता है, और एनस भी होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है. तो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है. ठीक है. अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था. रेस्पिरेशन कहां से होता है, मैंने बताया था आपको कि दे आर मोस्ट ऑफ दिस एनिलिडा, व्हाट they do the respiration or the exchange of gases through their skin. That's why they're having this cuticle non-cellular layer to hold the moisture. अब हमेशा एक चीज याद रखना, स्किन के थ्रू जब कोई भी एनिमल गैसियस एक्सचेंज करेगा तो उसके लिए मॉइस्चर, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का प्रिंसिपल क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और वस्कुलर होना चाहिए. दीज आर द थ्री
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड हैव। तो उसमें से मॉइस्चर बहुत जरूरी है, तो इनके केस में मॉइस्चर होता है स्किन के थ्रू। ये क्योंकि स्किन के थ्रू गैसेज एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्यूटेनियस। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस। सो यू कैन सी हियर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अब कुछ कुछ और के एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, उनमें ना गिल्स डेवलप हो जाता है। क्योंकि उनमें गिल डेवलप हो चुका है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर इन द क्लास ऑफ द इंट्रोडक्शन, एनिमल किंगडम इंट्रोडक्शन बताया था मैंने आपको, ब्रैंकियल, पल्मोनरी, ट्रैकियरी, ठीक है। कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, क्यूटेनियस, ठीक है। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, क्यों? थ्रू द स्किन गैसेज एक्सचेंज करते हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? हमने डिस्कस किया था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एनिमल्स में बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज टाइप, दूसरा होता है ओपन टाइप। आई होप इट इज क्लियर। सो इनके केस में क्या होता है? क्लोज टाइप होता है, ओपन टाइप नहीं होता है। इनके केस में क्या है? क्लोज टाइप होता है, ठीक है। और इनके बॉडी में जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। क्यों होता है? अब रेड कलर होना है ब्लड का, क्यों? उसका रीजन आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। क्या पिगमेंट होता है? पिगमेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। और क्या हो सकता है? क्रियोरिन, क्रियोरिन, ये भी एक पिगमेंट है, ये भी होता है उनके केस में, या तो हीमोग्लोबिन होता है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक हुआ तो उनका जो ब्लड है वो रेड दिखता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, ठीक है। और ये किस स्टेट में होता है? पिगमेंट्स हमेशा ब्लड में डिसॉल्व स्टेट में होता है, ठीक है। नाउ अब इन केस ऑफ लीच, इनके केस में क्या होता है? लीच के केस में क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है और जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वो एक्चुअल में प्रॉपर होता है। मतलब एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर एनिलिड में किसी में है, किसी भी ग्रुप, किसी भी जो भी स्पीसीज है एनिलिडास में आता है, उसमें से लीच ही एक ऐसा एनिलिडा है जिसमें जो ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ट्रू वेस्कुलर सिस्टम होने के लिए इनका जो सिलोमिक जो स्पेस है वो एक्चुअली मॉडिफाई हो जाता है और वही एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। तो सिलोमिक फ्लूइड इस तरह से मॉडिफाई होता है उनके बॉडी में, and the way it is getting modified, it is functioning as the blood vascular system or circulatory system for the entire body, ठीक है। तो जो सिलोमिक जो स्पेस है वही मॉडिफाई होकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, कोई अलग से ब्लड वेसल या कैपिलरीज या आर्टरीज नहीं होता है इनके केस में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका जो सिलोमिक कैविटी है वही मॉडिफाई होकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, इनमें कोई भी अलग से ब्लड वेसल, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस 9 10 में पढ़ा होगा, सर्कुलेशन में चाहिए हमें ब्लड वेसल, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब होते हैं। इनके केस में वैसा कुछ डेवलप नहीं हुआ है, सिर्फ जो सिलोमिक स्पेस है वो मॉडिफाई करके ये सर्कुलेशन करता है, ठीक है। अब क्योंकि कलर क्या है, रेड है ब्लड का, और कारण क्या है, हीमोग्लोबिन रहता है, इसीलिए हम जो सिलोमिक फ्लूइड इनके बॉडी में रहता है उसे हम कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। क्या कहते हैं हम उसे? हीमोसिलोमिक फ्लूइड। क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन रहता है इसीलिए कलर रेड होता है, पहला रीजन ये है, ठीक है। और वो सिलोम में रहता है क्योंकि वो सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक फ्लूइड है, तो सिलोमिक फ्लूइड का कलर रेड है जो कि हीमोग्लोबिन से, इसीलिए हम इसे कहते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो भी रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीडेट जो फूड है वो कंजम्पशन के बाद जब उसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको निकालना पड़ेगा। सो नॉर्मली हमने देखा है कि एनिमल्स जो अपने बॉडी से वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बेसिकली, वो 3 तरह से निकालते हैं, एमोनिया, या तो यूरिया, या तो यूरिक एसिड। तो ये क्या करते हैं ना, ये एमोनिया निकालते हैं मेनली बॉडी से, ठीक है। और इनके बॉडी में जो ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसका नाम है नेफ्रिडिया। और वो होता कैसा है? इट्स अ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है नेफ्रिडिया, ठीक है।
वो क्या है, कॉइल्ड ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड होता है, ठीक है। काम क्या है इसका, एक्सक्रीशन करना, किनके केस में, एनेलिडा के केस में। और एनेलिडा बेसिकली क्या करते हैं, एमोनिया रिलीज करते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब हम एक एग्जांपल और हमें जानना चाहिए, जैसे अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म के केस में अर्थवॉर्म एक्चुअली डुअल एक्सक्रीशन करता है। कैसे, आप बोलोगे सर कैसे? देखो होता क्या है कि जब अर्थवॉर्म के पास, अर्थवॉर्म जिस एनवायरमेंट में रह रहा है वहां पे जब अगर पानी का जो कंसंट्रेशन या पानी का जो अवेलेबिलिटी अगर वो ज्यादा है तो फिर वो क्या करेंगे ना, अमोनिया रिलीज करेंगे। और अगर पानी का जो लेवल है या पानी का जो अवेलेबिलिटी अगर वो घट जाए, अगर वो मतलब ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाए, तो फिर वो अपना एमोनोटेलिक जो उनका मोड है उससे वो बदल के यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन दो तरह के मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं डुअल एक्सक्रीशन। वो एक्सेप्शन है, वो सिर्फ हमें अर्थवॉर्म के केस में दिखता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिंग, विच रिंग, नर्व रिंग्स। और क्या होता है, एंड अ सॉलिड डबल like ganglia, that is mid ventral nerve cord and with ganglia। तो वो वेंट्रल साइड में जो मिडिल पार्ट होता है बॉडी का, वेंट्रल साइड के मिडिल पार्ट में जो एरिया होता है वहां पे आपका नर्व रिंग, ठीक है, एंड अ सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दोनों ही रहते हैं। नर्व रिंग भी रहता है और एक नर्व कॉर्ड भी रहता है जो कि वेंट्रल साइड में मिडिल पार्ट में होता है। और साथ में और क्या रहता है, गैंग्लिया, ठीक है। तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है ऑलरेडी कि गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, नर्व कॉर्ड, सब हमने इंट्रोडक्शन में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इनके बारे में और हमें जानना है। अब देखो जो इनके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो भी बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी देखो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये हमने स्टार्ट किया था किससे, पॉलीफेरा से स्टार्ट किया था, फाइलम पॉलीफेरा से। तो हम लोग अभी थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं। तो ये जो एनिमल है तो ये क्या है, पॉलीफेरा, वो या फिर जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है उनसे थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है ना। तो इनमें क्या है ना, रिसेप्टर्स बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, जैसे टेक्टाइल रिसेप्टर इनके पास है, जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स है, उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है। सो ये सारे रिसेप्टर्स उनमें डेवलप हो चुका है, ठीक है। अभी टेक्टाइल रिसेप्टर मतलब रिस्पॉन्स इन टच, अगर किसी भी एनिमल को टच करोगे तो रिस्पॉन्स करेगा, है ना, सिकुड़ जाता है। और गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर मतलब टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट सेंसिटिव। तो ये सारे रिसेप्टर्स उनमें एक्चुअली डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इन द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे तो पिछले जो फाइलम हमने पढ़ा है उनसे ज्यादा ये एडवांस है इस केस में। और क्या है, स्टैटोसिस्ट भी डेवलप हो जाता है। स्टैटोसिस्ट क्या है, पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था पिछले कुछ फाइलम, एक फाइलम में। स्टैटोसिस्ट मतलब होता है दिस रिसेप्टर और दिस सेंस ऑर्गन इज हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो सेंस ऑर्गन है, सेंस रिसेप्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। क्या कहते हैं उसे हम, स्टैटोसिस्ट, ठीक है। चलिए अगर हम अभी हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन केस में ये बेसिकली सेक्सुअल मतलब यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट, द मोस्टली द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हमें दिखता है। और अगर हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखा तो उसमें एक लार्वल फॉर्म हमें दिखेगा एज इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म। उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। तो नॉर्मली जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हमें दिखता है कुछ स्पीसीज में। और जिनमें हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखेगा तो उनमें जो इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म है, जो लार्वा बनता है एडल्ट बनने से पहले, उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द, हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है, हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ like number of setae and presence and absence of the setae। अभी हमने देखा ना, setae हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है,
किटेनियस होता है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब वो सीटे का नंबर कितना है, बहुत ज्यादा है या कम है या नहीं है, सो उसके आधार पे हमने एनिलिड जो फाइलम है उसे हमने 5 क्लास में डिवाइड किया ऑलरेडी एक्चुअली। तो पहला क्लास क्या है, पहला क्लास का नाम है पॉलीकेटा। पॉली मतलब होता है मेनी, केटा मतलब होता है हेयर्स। सो सीटे जो है ना उसका वो हेयर ही होता है, वन टाइप ऑफ हेयर। ठीक है, तो अगर बहुत सारे हेयर है आपके किसी एनिमेट के बॉडी में तो उसे हम बोलते हैं पॉलीकेटा। ठीक है, अब इनके केस में क्या होता है ना, जो पैरापोडिया हमने भी देखा था नेरिस के केस में, वो इनमें बहुत बढ़िया से डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है, और इनमें बहुत सारे सीटे होते हैं बॉडी में, मतलब बहुत सारा हेयर होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो डेवलपमेंट होता है दैट इज थ्रू दी टोकोफोर लार्वे। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ आपके एनिलिड्स है जिनमें की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसमें जो आपका लार्वा रहेगा, इंटरमीडिएट लाइफ फॉर्म रहेगा, वो ट्रोकोफोर लार्वा है, तो वो यहाँ पे है, देखिए आप। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इनका, नेरिस है, देन एम्प्रोडेट, जिसको हम कहते हैं सी माउस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऑलिकेटा। अब ऑलिकेटा का मतलब होता है ऑलिग्स, या फिर ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, और कीटा का मतलब होता है हेयर। अगर पहले वाले में केस में क्या था, पोलिकेटा मतलब बहुत सारा हेयर था, सीटे था बॉडी में। इनके केस में क्या है, बहुत कम सीटे है, जिसे हम बोलते हैं ऑलिकेटा। ठीक है, तो सेम थिंग वही बताया यहाँ पे, देखिए दे आर हैविंग फ्यू सीटे एंड देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है। एग्जांपल क्या है, फेरिटेमा, अर्थवॉर्म में आप देखिएगा उनके बॉडी में हेयर्स बहुत कम होते हैं। फेरिटेमा का एग्जांपल क्या है, इंडियन अर्थवॉर्म को हम कहते हैं फेरिटेमा। ठीक है, देन लाम्ब्रिकस, लाम्ब्रिकस किसको बोलते हैं, यूरोपियन अर्थवॉर्म को कहते हैं लाम्ब्रिकस। ये दो एग्जांपल हैं, दो एग्जांपल बहुत है, हम आगे बढ़ेंगे फिर। क्लास नंबर 3 हिरुडिनी। हिरुडिनी क्या है, लीच है। आपने कभी देखा होगा, लीच मतलब होता है जोंक। ठीक है, अब इनके केस में क्या होता है देखते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट। अभी नॉर्मली जोंक क्या करते हैं ना, किसी भी एनिमल या किसी भी होस्ट के बॉडी में बाहर से, मतलब स्किन में अटैच हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, ब्लड सक करता है उनके बॉडी से। ठीक है, और करता कैसे है ये, इसके लिए मतलब इनके पास एक तरह का इनके सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है, जिसको यूज करके ये काम वो करते हैं। ठीक है, और उनका जो बॉडी होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। मतलब आप देखोगे किसी भी लीच जब फर्स्ट टाइम या जब वो किसी एनिमल के बॉडी में, होस्ट के बॉडी के ऊपर अटैच होता है ना, तो उस समय उसका साइज छोटा रहता है, लेकिन जितना ब्लड सक करेगा उसका साइज बड़ा होता रहेगा। सो बलून जैसा ये अपना रबर जैसा अपना बॉडी का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके पास एक स्पेशल टाइप का मसल होता है, जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ और आपके जो मस्कुलर लेयर है बॉडी के उसके नीचे रहता है, जिसका नाम है बोट्रॉइडल टिश्यू। इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका काम और क्या है, इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है ना, क्या है ये, बोट्रॉइडल टिश्यू। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोट्रॉइडल टिश्यू। एग्जांपल क्या है, हिरुडिनेरिया, इंडियन कैटल लीच, जिसको क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया। नॉर्मली हम ये कैटल के बॉडी में बहुत ज्यादा देखते हैं, ये लीच कैटल को बहुत ज्यादा ये टारगेट करता है, और कैटल इसका मेन होस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसान को अटैक नहीं करेगा या फिर इंसान को होस्ट नहीं बना सकता। नॉर्मली कैटल की बॉडी में कैटल को ये होस्ट बनाता है, मतलब बाहर के कैटल के बॉडी के ऊपर चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा और ब्लड सक करेगा। और अगर इंसान भी अगर उनके कांटेक्ट में आ गए तो सेम का वो इंसान के साथ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इस इंसान के केस में वो ब्लड सक नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्लास नंबर 4 क्या है, आर्कियनिलिडा। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है ना, वो हमें बाहर से ठीक से दिखता नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज फेंट। इसका मतलब क्या है, बाहर से हम अगर देखेंगे तो हमें पता नहीं चलता ये एनिमल एक्चुअली एनिलिडा है कि नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी, एनिलिडा मतलब बाहर से क्लियरली पता चल जाएगा कि भैया इनका जो सेगमेंट बॉडी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन से बना है, पहला। दूसरा है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा। लेकिन इनके केस में क्या है ना, आर्कियनिलिडा में पता नहीं चलता, बहुत फेंट होता है, लेकिन अंदर से इनका सेगमेंटेशन होता है, सेप्टा भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पॉलीगोर्डियस और डिनोफिलस। तो ये दो एग्जाम्पल है, पॉलीगोर्डियस एंड डिनोफिलस। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ
आर्कियनिलिडा, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट क्लास दैट इज योर इच्यूरिडे। इच्यूरिडे क्या होता है, ये लास्ट क्लास है। Now in this ये जो एनालिटिक्स में क्या होता है, इस एनालिस्ट बिलोंग टू दिस क्लास, they are actually having means they are not having segmentation externally and also internally, okay। and इनमें क्या होता है ना, सीटी भी बहुत रेयर होता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्ली इनका इंटरनली भी अच्छे से सेगमेंटेशन नहीं है और एक्सटर्नली अच्छे से सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन सेगमेंटेशन है लेकिन प्रॉपर्ली नहीं है, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, बोनेलिया एंड इकाइडियस, ये दो एग्जांपल्स हैं। सो ये थोड़ा सा आपका ये आपका लास्ट क्लास था एनालिट के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स, थोड़ा एग्जांपल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या लेंगे हम, नेरिस, जिसको हम बोलते हैं नियांथिस। क्या कहते हैं उसे हम, नियांथिस। नियांथिस इज द टेक्निकल नेम एंड नेरिस इज द कॉमन नेम। So it is also commonly known as clamworm, sandworm and ragworm। तीनों नाम है, sandworm भी बोल सकते हैं, ragworm भी बोल सकते हैं, clamworm भी बोल सकते हैं। और हमें मिलेगा कहाँ, ज्यादातर ये बरोज में रहते हैं, ट्यूबुलर बरोज। और कहाँ पे वो, सी शोर में, समुद्र किनारे में, जहां पे ये समुद्र किनारे पे ये आपको ज्यादा मिलेगा और वो ट्यूबुलर बरोज बना के रहते हैं, ठीक है, नेरिसिस। फाइन। अब नेरिस क्या होता है ना, दे आर यूनिसेक्सुअल and its reproductive phase is called, this is very important and ये सवाल आता है, नीट में आ सकता है, ठीक है। नेरिस का जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोनेरिसिस। नेरिस का रिप्रोडक्टिव फेज को हम क्या कहते हैं, हेटेरोनेरिसिस, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इसीलिए इनमें जो इंटरमीडिएटरी या फिर जो लार्वल स्टेज होता है मेटामॉर्फोसिस से पहले, वो आपका है ट्रोकोफोर लार्वे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द नेरिस, व्हाट वी नीड टू नो। नेक्स्ट इज फेरेटिमा। पूरा नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, दैट इज द साइंटिफिक नेम। फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म। ये क्या है, ये अर्थवर्म है, ठीक है। अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। फाइन। क्या क्या है, पहले भी डिस्कस किए हैं, सेम चीज। It shows the external and internal metamerism, मतलब सेगमेंटेशन बाहर से भी दिखता है, अंदर से भी है, बाहर से दिखता भी है और अंदर में भी है, ठीक है। और सेगमेंट्स कितने होते हैं इनके बॉडी में, इट कैन रेंजेस फ्रॉम 100 to 200, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा है, मतलब शुरू में हमने पढ़ा, आपको बताया था कि जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, जो माउथ पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो अर्थवर्म के केस में जो माउथ पार्ट है या फिर जो फर्स्ट सेगमेंट है उसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम, सेम नाम है, ठीक है। और सेगमेंट से जो बाहर निकल जाता है कोई आउटपुट, उसे हम बोलते हैं प्रोओस्टोमियम, ठीक है ना। तो वो सब सेम ही नाम है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको जानना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। अब देखो, इनके बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 100 से 200 सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो सेगमेंट नंबर 14, 15 और 16, सेगमेंट नंबर 14, 15 एंड 16, इनमें एक स्पेशल टाइप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं सिलेटिलम, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, सिलेटिलम। ये दिस इज सिलेटिलम, ठीक है। इसका काम क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली लाइक ये बनता है जहां पे एक्चुअली ये स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है, जो आपके अर्थवर्म के जो न्यू जो अर्थवर्म या यंग अर्थवर्म जो बनेंगे, वो ये इसी स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, ठीक है। और ये इट इज लुक लाइक समवट कोकून, जैसे हमने पढ़ा था ना, सिल्क वर्म में कोकून बनता है, तो ये भी लगभग वैसा ही है, कोकून जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। ये कहां पे 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में रिंग लाइक कोकून जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कि जो आपके डेवलपिंग यंग अर्थवर्म्स है वहां पे डेवलप होते हैं उसी पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, now the last segment of this animal in case of earthworm, they are having anus। तो anus जो होता है ना, इनके लास्ट सेगमेंट में होता है, ठीक है। और इनका जो स्किन का कलर होता है ना, वो ब्राउनिश होता है, ठीक है। और क्यों होता है ब्राउनिश, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड पोरफायरिन। पोरफायरिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि इनके स्किन में रहता है, इसीलिए इनका जो स्किन का कलर होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है ना।
और अर्थवर्म होते क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या है, दो ही मेल एंड फीमेल सेक्सेस बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, इसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें और बहुत जानना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन केस ऑफ 14th सेगमेंट देयर इज एन ओपनिंग which is for actually for which is their female genital part. So यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप काट कर लीजिए, this is not yours, this is we can say opening is which is the female genital part, so which is the female genital part, तो क्या होता है वो फीमेल जेनाइटल पार्ट होता है, ठीक है। और जो 18th सेगमेंट है इट इज आल्सो हैविंग टू ओपनिंग, इसमें भी टू ओपनिंग होता है, ठीक है ना। 14th में क्या होता है, देयर इज सिंगल ओपनिंग, एंड जैसे आप देखोगे ये है 14th सेगमेंट, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज द डायग्राम टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखिए जो 14th सेगमेंट है उसमें आपको यहाँ दिखेगा, here you can see here I'm highlighting here the 14th segment, this is a female genital pore or part, pore या part कह सकते हो, तो यहाँ पे आप pore कहो, लेकिन नेक्स्ट वाले में हम part कहेंगे। Now next 18th segment, 18th segment मतलब ये 15, ये 16, ये 17, 18, ये है 18th segment। 18th segment में क्या है, there are also again ventro, these there are two openings which are ventrolaterally present, तो वेंट्रल साइड में रहता है और लैटरल रहता है, मतलब साइड में, लैटरल मतलब लैटरल, ये एक साइड में ये एक है, दूसरे साइड में ये, जिसे बोलते हैं लैटरल पोजीशन, ठीक है। और कहां पे है, डोर्सल साइड में बॉडी में, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में, तो लैटरली वेंट्रल साइड में, इसलिए हम इसे कहते हैं वेंट्रोलैटरल साइड, ठीक है ना। तो वेंट्रोलैटरल साइड में 18th जो सेगमेंट है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिस इज 18th सेगमेंट, यहाँ पे जो है आपका मेल जो आपके पार्ट है, जेनाइटल पार्ट है, वो रहते हैं वहां पे, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है, और भी इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल पार्ट कहां रहते हैं वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, कहां पे 17th और 19th सेगमेंट्स में आपका इट इज हैविंग यू नो लाइक सम डेंस थिक स्ट्रक्चर, थोड़ा डेंस थिक स्ट्रक्चर होता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका हियर एंड हियर, रेड कलर से मैंने जो मार्क किया है यहाँ पे, तो 17 और 19 सेगमेंट, 19 वाले पार्ट। अब ये जो होता है ना, ये डेंस और थिक स्ट्रक्चर होता है, सर काम क्या होता है ना, इट इज हेल्पिंग द अर्थवर्म टू हेल्प द अनदर अर्थवर्म। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो बहुत ध्यान से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही तो एक ही अर्थवर्म के बॉडी के अंदर ही है, तो फिर दूसरे अर्थवर्म को होल्ड करने की जरूरत क्या है, वो खुद से ही फर्टिलाइजेशन कर सकते थे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें होता क्या, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इवन दो देयर हैविंग मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट, लेकिन इनमें होता क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और इसीलिए दूसरा जब अर्थवर्म को होल्ड करना है पॉपुलेशन के समय, मेटिंग के समय, तो उस समय ये जो कॉपुलेटरी जो स्ट्रक्चर, इसका नाम है कॉपुलेटरी पैपिले, ये जो चार है यहाँ पे 17 और 19 सेगमेंट में लैटरली, इसे बोलते हैं कॉपुलेटरी पैपिले। ये हेल्प करता है दूसरे अर्थवर्म को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटिंग। So this is very very important. Fine. Now next, डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, पहले भी बताया मैंने, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट नहीं होता है, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, there are no indirect development, right? Now the earthworms are also known as detritivorous, पहले शुरू में मैंने बताया क्यों detritivorous है, क्योंकि ये वेस्ट जो मटेरियल है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एंड जो वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट करने के बाद ये जो एक्सक्रीट करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्मीकास्ट। क्या कहते हैं उसे, वर्मीकास्ट, WARMI, वर्मीकास्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट है आपका निकलता है आपके अर्थवर्म के बॉडी से, सब कहते हैं वर्मीकास्ट, ठीक है। नाउ next and the last example we discussed, that is your Hirudinaria granulosa. Hirudinaria granulosa. Okay, so these are also known as cattle-lich. commonly हम इसे क्या कहते हैं, cattle-lich कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये कैटल के बॉडी से
ब्लड सक करता है, क्योंकि ये ब्लड सक करता है इसीलिए हम इसे सैंग्विनिवोरस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? सैंग्विनिवोरस। ओके, सैंग्विनिवोरस कहते हैं इसे। जो ब्लड को फीड करते हैं, जो एनिमल ब्लड मतलब कंज्यूम करते हैं, ब्लड को, ब्लड इज देयर मेन फूड, ओके, उसे हम बोलते हैं सैंग्विनिवोरस। तो लीच जो है वो सैंग्विनिवोरस है, ठीक है। अब ये जो सैंग्विनिवोरस है ना, आप इसका थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए, इनके पास दो मतलब माउथ होते हैं। एक तो मतलब सॉरी माउथ नहीं है, मतलब दे कैन सक, यू नो, they're having suckers anteriorly and posteriorly as well। तो दोनों सकर होते हैं उनके पास, मतलब एंटीरियर पार्ट में भी सकर होता है, पोस्टीरियर पार्ट में भी सकर होता है। तो वो क्या करते हैं ना, दे आर एक्चुअली अटैच्ड विद द होस्ट ऑन देयर बॉडी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे ना, दे विल रिलीज अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन देयर सलाइवा। अब देखो, आप सबको पता है कि ब्लड अगर हमारे बॉडी में अगर कहीं कट हो जाए, क्योंकि ये तो क्या करेंगे, ये हमारे स्किन को बोर करेंगे, हाँ, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, ब्लड को सक करेंगे। तो अगर ब्लड को सक करेंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना थोड़ी देर के बाद। लेकिन इनके पास एक एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं हिरुडिन, जो इनके माउथ के सलाइवा में होता है। तो ये क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली ये जो सलाइवा है उसको रिलीज करते रहते हैं। इसके अंदर हिरुडिन रहता है। इससे क्या होता है कि जो होस्ट बॉडी के जो बॉडी का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, क्योंकि वो एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस है हिरुडिन। इसे क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली ब्लड को सक कर सकेंगे इजीली, ठीक है ना। सो दिस इज योर इंडियन कैटल लीच। यू कैन सी दिस इज द अर्थवर्म एंड दिस इज द नेरिस। एट द एंड आई विल डिस्कस इट अगेन। थोड़ा पहले एंड में मैं थोड़ा फिर से बात करूं। सो लेट अस गो बैक। So the same point is here. The saliva of the leech contains an anticoagulant called hirudin. अच्छा, ये क्या होते हैं आपके लीच? They are also hermaphrodite just like earthworm. लेकिन फिर भी इनमें क्या होता है, earthworm के केस में हमने बताया था, even though they are hermaphrodite, cross fertilization is can be seen. इनके केस में भी ऐसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखता है। अब देखो, जो सेगमेंट नंबर 9, 10 एंड 11 है, किनके केस में? लीच के केस में, ठीक है। वो क्या है ना, टेम्पररी सिलेटिलम बन जाता है। जैसे हम पहले देखे थे ना, सिलेटिलम अर्थवर्म के केस में, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे अर्थवर्म के जो यंग वन वो डेवलप होते हैं, cocoon like structure. The same type of structure Silatellum is also developed during the time of breeding season in case of leech as well। और इनके केस में कौन सा सेगमेंट में होता है वो? 9, 10 and 11, ठीक है। और लीच में दो सर्कस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मैंने पहले बताया आपको। एंड देयर आर 5 pairs of eyes। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दे आर हैविंग 5 pairs of eyes, ठीक है। So we'll discuss with the diagram once again before we finish। So आप देखो ध्यान से, you can see here this is the diagram of Nereis, and you can see this is the first segment which is called periostomium and proostomium, मतलब जो आउटग्रोथ निकला है यहाँ से उसे बोलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो जो हेयर लाइक ग्रोथ है इसको हम बोलते हैं किरी, ठीक है। और सिटे, यहाँ पे आपको आईज भी दिखेंगे, there are also having eyes, and from each segment parallelly in both the sides the structures which are developed for the locomotion purpose, those are called parapodia, ठीक है। और एंड में एंटीरियर पार्ट सॉरी पोस्टीरियर एंड में आपको दिखेगा एनल किरी। जैसे माउथ पार्ट में यहाँ पे आपको किरी दिख रहा था, वैसे किरी यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड है वहां पे भी दिखेगा। और ये जो किरी है ना, इट इज जस्ट लाइक सीटे और ओनली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये इसको हम बोलते हैं एनल किरी, क्योंकि एंड में होता है इसलिए बोलते हैं एनल किरी, ठीक है। और लास्ट सेगमेंट में इनका एनस होता है, ठीक है। और लास्ट सेगमेंट को कहते हैं एनुअल सेगमेंट। उसी तरह से आप देखो अर्थवर्म में भी लास्ट सेगमेंट को एनुअल सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे उसका एनुअल सेगमेंट जो है उसी में लास्ट सेगमेंट में उनका एनस होता है। ये जो है सिलेटिलम है, देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आप जब किसी अर्थवर्म को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा उनमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनमें एक लैटरल लाइन होगा जिसको डॉर्सल लाइन बोलते हैं। वही सेम फर्स्ट जो आपका सेगमेंट है उसे बोलते हैं पेरियोस्टोमियम एंड प्रोओस्टोमियम, उसके जो आउटर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सेगमेंट्स है इसको हम बोलते हैं एन्युली रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। So now we will see the real life or the real diagram or real images of all these three animal: Hirudinaria, that is your leech or Indian cattle leech, earthworm, and also Nereis। So this is the earthworm। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये आपका सिलेटिलम है, ठीक है।
ये है, देखो ये रिंग लाइक कोकोन लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहीं पे आपका जो अर्थवॉर्म के जो यंग बॉर्न है यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। ये आपका नेरिस है, ये आपका लीच है। ओके, सो आई होप it is clear. So by this we have finished the phylum Annelida. So in the next class we'll discuss about the next phylum. So till then, take care, be safe, stay at home. Bye for now. Thank you.